दुबई की बुर्ज खलीफा आज के जमाने की सबसे ऊंची इमारत है। हर साल जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आता है तब लोग लाल किले का फ्लैग लहराते हुए देखकर जितना एक्साइटेड नहीं होते, लोग उतना इस विशाल बुर्ज खलीफा के एलईडी डिस्प्ले पर लिखा आता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया तब होते। और ये बात सिर्फ इंडिया की ही नहीं, कोई इमेज या वीडियो बस 2 सेकंड भी उस डिस्प्ले पर चल जाता है तो वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जिस कंपनी ने बुर्ज खलीफा का ये एलईडी डिस्प्ले बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि सैमसंग है। एप्पल से लेकर एंड्रॉइड तक हर फोन में सैमसंग का डिस्प्ले मिलता है। आज सैमसंग सिर्फ मोबाइल का नाम नहीं बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर है। हेलीकॉप्टर से लेकर बैटल टैंक, शिप से लेकर फाइटर जेट्स, सैमसंग हर जगह है। लेकिन ये सब पर इतना सीधा नहीं है। टैक्स चोरी, रिश्वत और सरकार को कंट्रोल करने का इंतजाम, फिर भी सैमसंग साउथ कोरिया की 20% जीडीपी का मालिक है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सैमसंग की पूरी कहानी। 1938 में दिगु साउथ कोरिया में वह एक आदमी ने एक छोटी सी दुकान खोली। उस आदमी का नाम था ली ब्यूंग चुल और इस दुकान में वो सूखी मच्छी, सब्जियां और नूडल्स बेचा करते थे। ली ब्यूंग चुल एक सपने वाला आदमी था। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा सैमसंग। कोरिया भाषा में सैम का मतलब होता है 3 और संग का मतलब होता है सितारे। इसका मतलब है 3 सितारे। फिर 10 साल तक ली ने अलग अलग मार्केट में ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर आई कोरियन वार। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। सब कुछ बिखर गया। देश 2 टुकड़ों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ली ब्यूंग चुल का बिजनेस भी पूरी तरह से तबाह हो गया। दुकान बंद हो गई, लोग भाग रहे थे। वो खुद अपने घर छोड़कर बुसान चले गए, जो उस वक्त साउथ कोरिया का सबसे सेफ एरिया था। एक आदमी जिसके पास सब कुछ था अब एकदम से सब चला गया था। लेकिन वहीं से उन्होंने नई शुरुआत की। उन्होंने देखा कि देश में खाने की चीजों की बहुत कमी है, जैसे चीनी यानी शुगर जो बाहर से इंपोर्ट होती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब चीनी हम अपने देश में ही बनाएंगे। उन्होंने बनाई चिल शुगर कंपनी, जो बाद में साउथ कोरिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी शुगर कंपनी बन गई। फिर उन्होंने चिल मोजिक के नाम से कपड़े बनाने की फैक्ट्री खोली। कपड़े की जरूरत भी थी और इससे देश के लोगों को नौकरियां मिल रही थी। थोड़ा थोड़ा करके ली ने अपना सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि देश का भरोसा भी जीत लिया था। कोरियन वार के बाद साउथ कोरिया पूरी तरह से टूट गया था। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी चारों तरफ से थी। उस वक्त साउथ कोरिया की सरकार ने डिसाइड किया कि देश को रिबूट करने के लिए कुछ बड़े बिजनेसमैन की मदद लेनी होगी। यहाँ से एक कंसेप्ट आया चिबुल। चिबुल का मतलब होता है एक बड़े परिवार द्वारा चलाया गया इंडस्ट्रियल ग्रुप जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंस सब में इन्वॉल्व। सरकार ने उन्हें सपोर्ट दिए, सस्ते लोन्स, टैक्स रिलीफ और फॉरेन एड का पैसा तक। ली ब्यूंग चुल उन बिजनेसमैन से सबसे आगे थे। उस सरकार के करीबी भी बन गए और सैमसंग धीरे धीरे साउथ कोरिया की इकोनॉमिक का बैकबोन बन गया। अब ली का सपना बदल गया था। अब उनका फोकस सिर्फ शुगर और कपड़े नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर भी था। 1969 में उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की। उन्होंने जापान से टेक्नोलॉजी सीखी और खुद की टीवी और रेडियो बनानी शुरू की। 1970 तक उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मार्केट में ला दिया था। पर उन्हें एक बात का बुरा लगता था कि उनके प्रोडक्ट्स की छोटे छोटे पार्ट्स यानी चिप्स दूसरे देशों में से आते थे। उन्होंने सोचा अपना देश तभी मजबूत बनेगा जब हम सब कुछ अपने हाथ से बनाएंगे। इसी सोच ने उन्हें सेमीकंडक्टर बिजनेस में ला दिया। वही चिप्स जिसे वो पहले खरीदते थे आज वो एप्पल और इंटेल जैसे जायंट्स को बेच रहे हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा है। सैमसंग के फाउंडर ली ब्यूंग चुल पर एक करप्शन का बड़ा इल्जाम लगा। करप्शन क्या था कि उनकी कंपनी ने चुपके से बिना टैक्स दिए मीठा बनाने के केमिकल जापान से कोरिया में लाए। उन्होंने दिखाया कि ये केमिकल तो फैक्ट्री बनाने का सामान है पर वो टैक्स चोरी कर रहे थे। फिर सरकार ने गुस्से में आकर उन्हें कंपनी की हेड की पोस्ट से रिजाइन करवा दिया गया। पर सिर्फ कुछ ही महीनों बाद सरकार को डर लगने लगा। उन्होंने रियलाइज किया कि सैमसंग रुक गया तो पूरी देश की इकोनॉमी रुक जाएगी। सैमसंग इतना बड़ा बन चुका था कि इसके बिना देश चलना मुश्किल हो चुका था। इस पूरे वाकये ने साबित कर दिया सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये तो एक सिस्टम बन चुका है। फिर आता है 19 नवंबर 1987। ली ब्यूंग चुल हार्ट अटैक से चल बसे। उनकी उम्र 77 साल थी। उनके जाने के बाद साउथ कोरिया भर में शौक था क्योंकि लोग जानते थे अगर ली ना होते तो शायद साउथ कोरिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ती। ली ब्यूंग चुल के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने कमांड संभाली। वो मॉडर्न सोच के आदमी थे। 1993 का एक शांत सा दिन था। यूरोप के बीच जर्मनी का एक शहर फ्रैंकफर्ट, एक बड़ा सा होटल रूम जिसमें सैमसंग के कुछ टॉप लोग बैठे हैं। उन सब के चेहरे पर एक उदासी थी और तब सब लोग ली कुन ही का वेट कर रहे हैं आखिर क्या हुआ है। और तब रूम का दरवाजा खुलता है। अंदर से आते हैं ली कुन ही।
उन्होंने सबको देखा, बिना कुछ बोले थोड़ी देर चुप रही और रूम में सिर्फ उनकी सांस की आवाज आ रही थी। फिर उन्होंने धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे दिल से सुनो। जो मैं आज कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, हम सब के लिए ही। उन्होंने अपनी नजर टेबल पर रखी, सैमसंग के एक प्रोडक्ट्स पर डाली। वो एक टीवी था, सस्ता पर फ्लॉड। उन्होंने उसे उठाया और बहुत शांत आवाज में बोली, हम ये बनाते हैं, पर क्या तुम इसे घर में रखना चाहोगे? रूम में साइलेंस, किसी ने जवाब नहीं दिया। तब ली ने ज्यादा तीखे शब्दों में कहा, यही प्रॉब्लम है, हम बना रहे हैं चीजें पर उन पर हमें खुद भरोसा नहीं है। और वो एक सेंटेंस बोलते हैं जिससे आज सैमसंग इतने बड़े लेवल पर आ चुका है, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो कहते हैं अपनी बेबी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल दो। इसके बाद सैमसंग इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने डिजाइन सेंटर्स खोले, कोरिया के सियोल, जापान के टोक्यो, इंग्लैंड के लंदन और यूएसए के कैलिफोर्निया में। 1998 में लॉन्च हुआ फर्स्ट डिजिटल टीवी। 1999 में फर्स्ट एलईडी टीवी और फर्स्ट मोबाइल फोन विद MP3 प्लेयर लॉन्च हुआ। फिर सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज R&D शुरू की। फिर साल 2002 में वर्ल्ड कप स्पॉन्सर बनकर ग्लोबल ब्रांड बनाई। 2004 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट में आ गया। उन्होंने सैमसंग को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। उनकी लीडरशिप में आए गैलेक्सी फोन्स, स्मार्ट टीवीज, मेमोरी चिप्स और सेमीकंडक्टर का एम्पायर। लेकिन कंट्रोवर्सीज वहां भी रुकी नहीं। उन पे रिश्वत और टैक्स चोरी की इल्जाम लगे। 2 बार कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 2 बार प्रेसिडेंट ने माफ भी कर दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी 2020 में ली कुन एक लंबी बीमारी के कारण चल बसे। उनके बाद कंपनी संभाली उनके बेटे ली जोयंग ने। आज वो भी साउथ कोरिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। सैमसंग अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक राज्य जैसा है। लेकिन आज जो सैमसंग की इमेज खराब है कहीं ना कहीं वो बस एक गलती के कारण है। 19 अगस्त 2060 सैमसंग ने लॉन्च किया अपना फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी नोट 7। लोग इस फोन के फीचर्स और डिजाइन के दीवाने हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में रिपोर्ट्स आने लगी कि बैटरी ओवरहीट हो रही है और फोन्स ब्लास्ट भी होने लगे। सबसे पहला केस अमेरिका में रिपोर्ट हुआ था। 6 अक्टूबर 2060 एक साउथ वेस्ट एयरलाइन फ्लाइट में एक पैसेंजर का नोट 7 धुंध देने लगा। फ्लाइट तुरंत ही इवैक्यूएट कर दी गई और तभी से नोट 7 सभी एयरलाइंस में बैन हो गया। सैमसंग ने 2 सितंबर 2060 को पहला रिकॉल किया, लेकिन नए फोन्स भी ब्लास्ट होने लगे। 11 अक्टूबर 2060 को प्रोडक्शन और सेल्स दोनों को ही बैन कर दिया गया। कंपनी को $5 बिलियन का लॉस हुआ। बाद में पता चला कि बैटरी डिजाइन में गलती थी। बैटरी केस बहुत टाइट था जिससे ओवर हीटिंग होती थी। इसके बाद सैमसंग ने 8 पॉइंट बैटरी सेफ्टी सिस्टम स्टार्ट किया। 1970s में सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं था। ली ब्यूंग-चुल और ली कुन ने डिसाइड किया कि सैमसंग दुनिया के सबसे बड़े शिप्स भी बनाएगा। ये शिप्स पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल ले जाते। एक शिप में 1 लाख टन ऑयल के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बहुत केयरफुली बनाए जाते हैं क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकती है। शिप्स बनाने में रोबो टेक्नोलॉजी और एडवांस वेल्डिंग यूज होती है। एक शिप बनाने में 1 साल से ज्यादा लगता है। सैमसंग की शिप्स दुनिया के टॉप 3 शिप बिल्डर में हमेशा से रहते हैं। सैमसंग को लोग स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवीज के लिए जानते हैं, लेकिन इसका सफर टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। सैमसंग ने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, शिप्स और इवन हेलीकॉप्टर्स तक बनाई है। 2010 में दुबई में बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट 828 मीटर है। इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग इंजीनियर्स ने संभाला। उन्होंने फाउंडेशन और कॉन्क्रीट डिजाइन बनाए, हर फ्लोर और पिलर परफेक्ट बैलेंस में फिट किया और सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी पर कंप्लीट फोकस रखा। 1998 में बना पेट्रोनस ट्विन टावर, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंचा ट्विन टावर था। इस प्रोजेक्ट में सैमसंग के कंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग ने स्टील स्ट्रक्चर और बिल्डिंग के कोर कंस्ट्रक्शन पर काम किया था। सैमसंग सिर्फ लैंड और बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है, ये कंपनी एयर में भी काम करती है। सैमसंग टेक्विन और सैमसंग एयर स्पेस साउथ कोरिया की आर्मी और पुलिस के लिए हेलीकॉप्टर और डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं।